नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश, PFI के खिलाफ NIA की पहली चार्जशीट। जी हाँ दोस्तों, भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI को बैन कर रखा है, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही है। उसे फंडिंग भी लगातार मिल रही है। इसी बीच खबर आई थी कि PFI 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वो मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। अब उसी मामले में जांच एजेंसी NIA ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। PFI के ही 2 सदस्यों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में PFI ने एक बड़ी साजिश रची थी। उस साजिश के तहत अलग अलग समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश थी। इसके साथ मुस्लिम युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उन्हें हथियारों में ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सब कर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने मोहम्मद आसिफ और सादिक सरफ को आरोपी बनाया है। ये दोनों ही आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप भी लगातार आयोजित करवा रहे थे। दोस्तों, इनका सिर्फ एक ही काम था, मुस्लिम युवाओं में ये डर पैदा कर देना कि इस्लाम खतरे में है। उस डर के जरिए ही ये अपनी दुकान चलाना चाहते थे, देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे। उसी कड़ी में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात भी की जा रही थी, लेकिन NIA ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। RSS ने कहा शादी सिर्फ अपोजिट सेक्स वालों में संभव। होस्ट बोले हम सेम सेक्स मैरिज पर सरकार के नजरिए से सहमत। जी हां दोस्तों, पानीपत में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस्ट बोले ने सेम जेंडर मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया है। होस्ट बोले ने कहा है कि शादी सिर्फ अपोजिट जेंडर वालों के बीच हो सकती है। 12 मार्च को शुरू हुई सभा की 3 दिन की बैठक के आखिरी दिन मंगलवार को दत्तात्रेय होस्ट बोले ने पत्रकारों से बातचीत की। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ABPS RSS की सबसे बड़ी और अहम इकाई है, जिसे संघ का थिंक टैंक भी कहा जाता है। संघ से जुड़े सारे अहम फैसले और रणनीति इसी में बनती है। दोस्तों, पानीपत में हुई सभा की इस बैठक में BJP अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। सरकार वाहक होस्ट बोले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंदन में दी गई स्पीच पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। RSS की सच्चाई हर कोई जानता है, फिर भी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान को गिरफ्तार करने आई पुलिस से भिड़ गए समर्थक, लाहौर की रैली में हंगामा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में इस समय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके निवास पर पहुंच गई है, लेकिन समर्थकों ने भारी भीड़ जुटा बवाल काटना शुरू कर दिया। वो सभी लाठी डंडे लेकर पुलिस के सामने खड़े हो गए। जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान पर एक महिला जज को धमकाने और तोशखाना मामले में अदालत के समक्ष पेश होने को लेकर 2 और गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। इसी वजह से उन पर गिरफ्तारी की तलवार लंबे समय से अटक रही है। कल तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर के जरिए ही इस्लामाबाद पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से इमरान अपने घर से भी निकल गए और सीधे एक रैली को संबोधित करने चले गए। समर्थकों के हुजूम के बीच पूर्व PM को पकड़ना पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया। अब मंगलवार को फिर पुलिस उसी कोशिश में है। इमरान को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन समर्थकों ने पुलिस के रास्ते को रोक रखा है। कई नौजवान हाथ में लाठी डंडे लेकर अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हो गए हैं। इस समर्थन पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर कोई भी पुलिस का जवान घायल होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इमरान खान की होगी। इस समय दोनों पुलिस और समर्थक आमने सामने खड़े हैं। बड़ी हिंसा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में जिला अदालत के सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी दी थी। इमरान खान ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकी भरे लहजे में उन्हें देख लेने को कहा था। इसी केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। विराट कोहली बोले 40-50 रन से खुश होने वाला इंसान नहीं, टीम के लिए बड़ा स्कोर ना कर पाना खाए जा रहा था, अब टेंशन नहीं। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 रन की पारी ने विराट कोहली को काफी राहत दी है। विराट ने कहा है कि वे 40-50 रन से खुश होने वाले इंसान नहीं है। वो जानते हैं कि 150 रन बनाकर टीम की मदद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाना उन्हें खाया जा रहा था। हालांकि इस पारी के बाद वे काफी संतुष्ट हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाते वक्त उन्हें कोई तनाव नहीं रहेगा। विराट ने यह बातें एक
वीडियो में कही, जिसे बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। वीडियो में कोच राहुल द्रविड़ भी हैं। द्रविड़ ने कहा कि वह भी यही सोचते थे कि उनके हेड कोच रहते हुए विराट सेंचुरी बनाए और ड्रेसिंग रूम में वह इस लम्हे का लुत्फ उठाए। दोस्तों, विराट कोहली ने बातचीत में कहा कि मैंने अपने लिए मुश्किलों को खड़ा होने दिया, ये मेरी अपनी गलतियों के चलते हुआ। एक बल्लेबाज के तौर पर 3 फिगर मार्क तक पहुंचना आप पर हावी हो जाता है, ये मेरे साथ भी कुछ हद तक हुआ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो 40-50 रन में खुश हो जाए, जबकि मैं जानता हूं कि 150 रन बनाकर अपनी टीम की मदद कर सकता हूं। टीम के लिए बड़ा स्कोर नहीं कर पाना मुझे खाया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्लेन के बाद अब ट्रेन में यात्री पर पेशाब, नशे में धुत टीटीई ने महिला के साथ की शर्मनाक हरकत, हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजधानी लखनऊ में अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद टीटीई ने एक महिला के सिर पर पेशाब कर दिया। महिला के शोर मचाने पर उसके पति व वहां मौजूद दूसरे यात्रियों ने टीटीई को दबोच लिया। इसके बाद उसे लखनऊ जीआरपी को सुपुर्द कर दिया गया। टीटीई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजेश अपनी पत्नी के साथ अकाल तख्त एक्सप्रेस के A1 कोच में सफर कर रहे थे। रात 12 बजे उनकी पत्नी अपनी सीट पर सो रही थी, तभी सहारनपुर में पोस्टेड टीटीई मुन्ना कुमार ने उनके सिर पर पेशाब कर दिया। शोर मचाने पर यात्री इकट्ठा हो गए और टीटीई को पकड़ लिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस दौरान यात्रियों ने टीटीई की पिटाई भी कर दी। टीटीई नशे में धुत था और उसने पेशाब कर दिया था। जीआरपी सीओ संजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि जीआरपीएफ कंट्रोल रूम और ट्विटर के माध्यम से परसों मध्य रात्रि में सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति बिहार आ रहे थे और चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही मुन्ना कुमार नामक टीटीई ने उन पर लघु शंका कर दिया, जिसके बाद तत्काल जीआरपी पुलिस ने चारबाग स्टेशन पर जाकर उन्हें गिरफ्तार किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भीड़ को एंटी इंडिया बताने पर भड़के पंकज कपूर, चुप्पी तोड़ते हुए बोले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भीड़ को एंटी इंडिया बताने पर पंकज कपूर भड़क गए हैं। दरअसल दोस्तों, भीड़ फिल्म में दिग्गज एक्टर पंकज कपूर का एक अहम किरदार है। लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। अनुभव सिन्हा की इस फिल्म का हाल ही में टीजर रिलीज हुआ है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने टीजर की तारीफ की तो कई ने भारत विरोधी करार दिया। भीड़ को इस तरह का टेक दिए जाने पर पंकज ने निराशा जताई और कहा कि किसी भी तरह की राय बनाने से पहले फिल्म देखिए। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में पंकज कपूर ने कहा कि आपको एहसास होना चाहिए कि जो समाज में है वही फिल्म में दिखेंगे। बारिश की एक बूंद से पहले ही लोग मानसून की घोषणा कर देते हैं। हम इतने अधीर हैं कि धीरज रखने की बजाय या उस पर चिंतन करने की बजाय हम बंदूक उछाल देते हैं। पंकज कपूर ने आगे कहा कि आप राय दे सकते हैं, लेकिन पहले फिल्म देखिए। आपको नैरेटिव समझने के लिए फिल्म देखनी होगी। ये हास्यास्पद है कि आपने एक टीजर देखा और कहने लगे कि पॉलिटिकल फिल्म है। ये एक एनालिटिकल फिल्म है जो हमारे समाज की मानसिकता के बारे में बात करती है। हम कैसे सोचते हैं, हम किसी हालात में कैसे दिखते हैं। अनुभव ने एक उदाहरण लिया और इसके इर्द गिर्द कहानी रची। फिल्म अच्छा, बुरा या बदसूरत नहीं कह रही है, बल्कि ये फिल्म दिखाती है कि दिमाग कैसे काम करता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भूखे भजन न होए गोपाला, कंगाली में युवाओं का हो रहा मुल्क से मोह भंग। 67% छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान काफी दिनों से बाढ़, आर्थिक संकट, महंगाई, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में रहने वाले युवा वर्ग मुल्क छोड़ने की इच्छा तक जाहिर कर चुके हैं। पाकिस्तान छोड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं की पहले यह संख्या 62% बताई गई थी, लेकिन अब ताजा सर्वे में यह आंकड़ा बढ़कर 67% तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, बेरोजगारी से जूझ रहे पढ़े लिखे युवाओं का आंकड़ा भी 31% है, जो कि पाकिस्तान की बजाय दूसरे मुल्क में जाने की इच्छा रख रहा है। फर्स्ट पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे की माने तो पहले सर्वे में मुल्क छोड़ने वालों के आंकड़े में सबसे ज्यादा 15 से 24 साल के युवाओं ने इच्छा जाहिर की थी। उस समय यह आंकड़ा 62% रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अब हालात को और बिगड़ते चले जाने के बाद बढ़कर 67% पहुंच गया है। इस तरह के सर्वे से अनुमान लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी, खासकर युवा और पढ़े लिखे युवा, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते हैं। वह देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होना ज्यादा अच्छा मान रहे हैं। इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि युवाओं की इतनी बड़ी आबादी का मुल्क की वफादारी से मोह भंग हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। स्मार्टफोन निर्माताओं को प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिए प्री इंस्टॉल्ड एप्स हटाने का आदेश दे सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, साइबर सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की खबर के अनुसार सरकार द्वारा प्रस्तावित नए सुरक्षा नियमों के तहत आने वाले दिनों में केंद्र सरकार स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए एप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति देने का आदेश दे सकती है। हालांकि नए नियमों का क्या स्वरूप
रूप होगा वो अभी तय नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन मार्केट भारत पर इसके व्यापक असर पड़ने की संभावना है। सैमसंग, Xiaomi, Vivo और एप्पल सहित कई बड़ी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से नुकसान होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा की जासूसी और दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को देखते हुए आईटी मंत्रालय इन नए नियमों पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप सिक्योरिटी के लहजे से एक कमजोर कड़ी हो सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चीन सहित कोई भी विदेशी देश इसका फायदा नहीं उठा सकें, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र ने 2020 से चीनी ऐप्स की जांच तेज कर दी है। टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विश्व स्तर पर भी कई देशों ने हुवई और हिकविजन जैसी चीनी फर्मों से प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर के देशों को इस बात का डर है कि चीन इन डेटा का उपयोग विदेशी नागरिकों की जासूसी करने के लिए कर सकता है। हालांकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरा बाजार, सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 पर बंद। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर्स गिरे। अडानी एंटरप्राइजेज 7% टूटा। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन यह गिरावट आई है। सेंसेक्स 337 अंक गिरकर 57,900 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 111 अंक गिरा है, यह 17,043 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में गिरावट है और सिर्फ 7 में तेजी रही। दोस्तों, अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 7.70% टूटा। अडानी पोर्ट्स में 4.07% की गिरावट रही। अडानी विल्मर पावर, टोटल गैस और एनडीटीवी के शेयरों में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी 0.67%, अबूजा सीमेंट 3.91% और एसीसी 1.58% टूटा है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के 50 में से 38 शेयरों में गिरावट रही। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा और विप्रो समेत निफ्टी 50 के 38 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टाइटन, बीपीसीएल, एलटी, भारती एयरटेल, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 12 शेयरों में गिरावट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्कर में पहली बार भारत का ऐसा जलवा, 3 नॉमिनेशन, 2 अवार्ड, 1 प्रेजेंटेटर, हम पर फोकस बढ़ाना, क्यों फीके पड़ते ऑस्कर की है मजबूरी। जी हां दोस्तों, सोमवार की सुबह ऑस्कर सेरेमनी से ऐसी खबर आई कि पूरा देश नाटू नाटू कर रहा है। इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में भारत ने 3 नॉमिनेशन दिए थे और दीपिका पादुकोण को खास प्रेजेंटेटर के तौर पर बुलाया गया था। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का अवार्ड जीता। द एलिफेंट व्हिस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म ऑल दैट ब्रीफ्स रेस से बाहर हो गई। इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स में एशियाई देशों के नॉमिनेशन की खूब चर्चा रही है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्कर 2023 में एशियन ओरिजिन के 4 एक्टर्स नॉमिनेट हुए हैं। करीब 94 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले 2004 में एशियन ओरिजिन के 3 एक्टर्स नॉमिनेट हुए थे। इसके अलावा पहली बार ऑस्कर में किसी एशियन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये खिताब मलेशिया चीन मूल की मिशेल शियाओहो को फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए मिला। ऑस्कर में बतौर एक्ट्रेस नॉमिनेट होने वाली वो दूसरी एशियाई महिला है। इससे पहले 1936 में भारतीय मूल की एक्ट्रेस मर्ली ओबेरॉन नॉमिनेट हुई थी, लेकिन अवार्ड नहीं जीत सकी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में 4 लाख से ज्यादा भिखारी, जानिए किन कानूनों के तहत अपराध है भीख मांगना, क्या हो सकता है एक्शन। जी हां दोस्तों, लोग सड़क पर भीख इसलिए नहीं मांगते क्योंकि ये उनकी मर्जी है, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये उनकी जरूरत है। अपनी जिंदगी चलाने के लिए उनके पास भीख मांगना ही आखिरी उपाय है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर भी भीख मांगते हैं और इसे अपना एक धंधा बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस हरिशंकर ने अपने फैसले में यह बात लिखी थी। अदालत ने भीख मांगने को अपराध बताने वाले कानून को रद्द कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि भीख मांगने को अपराध बनाने से कुछ सबसे कमजोर लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी भीख मांगने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भिखारियों की बात इसलिए क्योंकि उनसे जुड़ी 2 बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों पहली यह है कि नागपुर को भिखारी मुक्त शहर बनाने की पहल की जा रही है। पुलिस सख्ती कर रही है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक जगहों पर भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। दूसरी खबर है कि सरकार अंग्रेजों के जमाने के बहुत से कानूनों को
खत्म करने की तैयारी कर रही है। इनमें एक कानून वो भी है जिसमें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना अपराध माना जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे देश में भिखारियों की संख्या को लेकर ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। 24 दिसंबर 2021 को लोकसभा में सरकार ने भिखारियों की संख्या से जुड़े आंकड़े दिए थे। ये आंकड़े 2011 की जनगणना से लिए गए थे। इनमें सरकार ने बताया था कि देश में भिखारियों की संख्या 4,13,000 से ज़्यादा है। इनमें से 2.21 लाख पुरुष और 1.92 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 61,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से देश में हुई तीसरी मौत, गुजरात के वडोदरा में महिला की गई जान। जी हां दोस्तों, हरियाणा कर्नाटक के बाद अब H3N2 वायरस से गुजरात में पहली मौत का मामला सामने आया है। राज्य के वडोदरा में एक महिला की मौत इस घातक वायरस से हुई है। 58 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के अनुसार वह हाइपरटेंशन की मरीज थी और वेंटिलेटर पर थी। साथ ही उसे पहले से भी कई बीमारियां थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें एक व्यक्ति की मौत हरियाणा और दूसरे की कर्नाटक में हुई थी। वहीं ताज़ा मामले में वडोदरा में H3N2 वायरस से हुई मरीज की मौत की जांच के लिए सैंपल अहमदाबाद भेज दिए गए हैं, जहां इस मामले की गहन जांच की जा रही है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों में इन्फ्लुएंजा के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और डॉक्टर इससे बचने के उपाय सुझा रहे हैं। वहीं सरकार भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा, बीजेपी विधायक ने माइक तोड़ा, लगी फटकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य उस समय आपस में लगभग भिड़ गए जब अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही स्थगित कर दी। माइक्रोफोन तोड़ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक को फटकार लगाई गई। हालांकि भाजपा विधायक लखेंद्र रोशन ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा कि माइक्रोफोन खराब था और जब उन्होंने इसे ठीक करने की कोशिश की तो वह बाहर आ गया। उन्होंने इसके लिए भागपा भाले लिबरेशन के विधायकों पर आरोप लगाया। उनका भागपा लिबरेशन के विधायकों के साथ वाद विवाद हुआ था। राज्य के मंत्री कुमार सर्वजीत से जब संवाददाताओं ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि विधायक ने एक ब्राह्मण सदस्य के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेक्सुअल इंटेंट बगैर नाबालिग का सिर पीट सहलाना सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं, ट्रायल कोर्ट का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने 28 साल के शख्स को यौन शोषण के आरोप से रिहा कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना सेक्सुअल इंटेंट के किसी नाबालिग बच्ची के सिर या पीठ पर हाथ फेरना यौन शोषण नहीं माना जा सकता है। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी। आरोपी ने हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज किया था। केस 2012 का है जब आरोपी की उम्र 18 साल थी। उस पर 12 साल की बच्ची को छेड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। लड़की के मुताबिक आरोपी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा था कि वह बड़ी हो गई है। इस मामले में जस्टिस भारती डांगरे की सिंगल बेंच ने 10 फरवरी को आदेश दिया था कि जिसे 13 मार्च को सार्वजनिक किया गया। दोस्तों, जज ने कहा कि जब प्रोसिक्यूशन आरोपी की छेड़छाड़ की नीयत को साबित नहीं कर पाया तो कोर्ट को यह समझ नहीं आ रहा है कि सेक्शन 354 क्यों लगाया गया है और इसे साबित करने के लिए सुनवाई क्यों हो रही है। खास तौर से ये क्यों कहा जा रहा है कि आरोपी ने जब बच्ची की पीठ पर हाथ फेरकर कहा कि तुम बड़ी हो गई हो तो इससे बच्ची डर गई। आरोपी ने जो बात कही थी उससे समझ आता है कि उसने विक्टिम को बच्ची के तौर पर देखा था और इसलिए उसके बड़े होने को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नेपाल से बिहार में घुसे हाथियों का आतंक, किशनगंज में घर तोड़े, फसलें बर्बाद की, रास्ते में जो आया रौंदते हुए आगे बढ़ गए। जी हां दोस्तों, किशनगंज में मंगलवार को नेपाल से घुसे जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। टेढ़ा गांचा प्रचंड के बेरिया और उससे लगने वाले 2 गांवों में हाथियों ने घरों को नुकसान पहुंचाया। इस वाकये का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि 3 हाथी गाँव में घुस गए हैं और वो घरों में तोड़फोड़ करते हैं, मक्के की फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद भी जो कुछ सामने आया उसे रौंदते हुए आगे भाग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब तक यहां नहीं पहुंचे। हम डरे हुए हैं, घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, डर है कि हाथी कहीं से भी जान ना ले ले। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पंजाब के 9 अफसरों पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। उस मामले में अब 9 पुलिस अफसरों पर गाज गिरी है। विस्तृत जांच के बाद यह
फैसला लिया गया है। असल में पिछले साल जब पीएम मोदी पंजाब चुनाव के दौरान प्रचार के लिए गए थे, तब किसानों ने उनके काफिले को बीच सड़क पर रोक दिया था। उसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया था। 20 मिनट के करीब प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा था। तब की चन्नी सरकार ने दावा किया था कि एन वक्त पर पीएम का रूट बदल दिया गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए थे। अब उसी मामले में 9 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उस समय के चीफ सेक्रेटरीट अनिरुद्ध तिवारी, पंजाब डीजीपी एस चट्टोपाध्याय, एसएसपी हरदीप सिंह, तब के डिप्टी आईजी सुरजीत सिंह को दोषी पाया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब पता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।